नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गार्गी क्लासेस पर। आज अपन प्रीलिम एम्पलीफायर में इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि प्रीवियस 2 डेज़ में बहुत इम्पॉर्टेंटली हाईलाइटेड रहे हैं। इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि करेवाज क्या होते हैं। व्हाट इज़ करेवाज? स्टेटमेंट ए, लैंड एरिया हैविंग डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट एट रिवर्स डेल्टा। रिवर का जो डेल्टा होता है वहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट्स होते हैं, उनको बोलते हैं करेवा। दूसरा है कि वेस्टर्न राजस्थान में डेजर्ट एरिया का जो मार्जिनल एरिया है उसको बोलते हैं, या फिर हाई एल्टीट्यूड पे लेक्स के डिपॉजिट्स को बोलते हैं करेवाज, या फिर पार्ट ऑफ अ फ्लड प्लेन का एक पार्ट है जहाँ पर जो कि मेड बाई रिवर्स इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है। तो करेवाज है क्या? इसका सही आंसर इज सी। करेवाज क्या है? बेसिकली हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो लेक डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स को ही करेवा बोलते हैं, जो कि कश्मीर एरिया में पाए जाते हैं, कश्मीर वाले एरिया में पाए जाते हैं, कश्मीरी हिमालयाज़ में। और ये हुआ कैसे? जब अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज़ वाज गोइंग ऑन, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो भी रिवर वहाँ पे फ्लो हो रही है, फॉर एग्जांपल झेलम रिवर है, ठीक है, तो झेलम रिवर का जो फ्लोइंग एरिया था वहाँ की जो लैंड थी वो भी अपलिफ्ट हुई। अब अपलिफ्ट हुई तो हिमालय रीजन की अगर बात करें पर्टिकुलर अपन पीर पंजाल माउंटेन सीरीज़ की, तो पीर पंजाल माउंटेन सीरीज़ ने इसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में यहाँ पे लेक्स बन गई। लेक्स बनने के बाद में वो लेक रिवर को जब पाथ दूसरा मिल गया तो यहाँ पर ये लेक बनने के बाद में यहाँ पे ये डिपॉजिट्स रह गए, और इन डिपॉजिट्स में अब सेफ्रॉन की खेती होती है। किसकी? केसर की खेती। इसलिए ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स हैं, लेक डिपॉजिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लच्चा मोंगरा गुच्ची ये रिसेंटली न्यूज़ में थे। ये वैरायटी किसकी है? वीट की, कैश्यूनट की, कोकोनट की या सेफ्रॉन की? सोच के बताइए इसका आंसर। पिछले क्वेश्चन से रेलेवेंट ही है, इसका आंसर है डी, सेफ्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, लच्चा, मोंगरा और गुच्ची ये कश्मीरी सेफ्रॉन की 3 वैरायटी है, और ये अलग अलग पार्ट मतलब जो फ्लावर होता है उसके अलग अलग पार्ट और अलग अलग तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ये 3 वैरायटीज होगी, लच्चा, मोंगरा और गुच्ची। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पदम वैली किस रीजन से एसोसिएटेड है? इंडिया में पदम वैली कौन से रीजन से एसोसिएटेड है? लद्दाख से, नीलगिरी हिल्स से, ईस्टर्न हिमालय या महाभारत रेंज? सोच के बताइए आप इसका आंसर। इसका आंसर है लद्दाख रीजन। रिसेंटली हुआ क्या, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, उन्होंने एक स्टडी शुरू की है लद्दाख हिमालयाज़ में कि ये जो रिवर का इरोजन होता है उस रिवर इरोजन का सिस्टम क्या है। रीज़न बीइंग क्योंकि वहाँ पर रिवर्स डेजर्ट एरिया है, नंबर 1 बात। डेजर्ट एरिया तो वेजिटेशन कम है तो सॉइल इंटीग्रेटेड नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर अगर रिवर्स कंटिन्यूसली फ्लो होती रहेंगी तो रिवर्स वहाँ के आसपास की सॉइल को इरोड करेगी, और इरोजन के चांसेस ज़्यादा क्यों हैं? एक रीज़न ये कि डेजर्ट एरिया, दूसरा रीज़न ये कि वहाँ पर हाई लैंड होने की वजह से रिवर्स जो हैं पेरेनियल है, 12 महीने रिवर्स फ्लो होती हैं, इस वजह से वो इरोड करती रहती हैं। ओके, तो पदम वैली कौन से रीजन से रिलेटेड है? लद्दाख रीजन से। और पदम वैली वैसे देखा जाए तो कौन से रिवर से रिलेटेड है? वो है जास्कर रिवर। कौन से रिवर से एसोसिएटेड है ये? जास्कर रिवर। जास्कर रिवर क्या है? इंडस की ट्रिब्यूटरी। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये? इंडस रिवर की। ओके, नीलगिरी हिल्स साउथ इंडिया में है। और ऑप्शंस की बात करें, ईस्टर्न हिमालयाज जो हैं वहाँ पे इसका नाम नहीं था। महाभारत रेंज जो लेसर हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज हैं, उनको नेपाल में महाभारत रेंज बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड करेक्ट यूजिंग गिवन कोड। देखना है स्टेटमेंट कौन कौन से। जास्कर रिवर इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। रिवर इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फॉर एग्जांपल इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर रिवर यूं आ रही है, इसका फ्लो एरिया ये है, तो जास्कर इधर कहीं आकर के ऐड होती है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि डोडा, कारग्यांग और शराब ये जास्कर रिवर की ही ब्रांचेज हैं अपर रीचेज में, मतलब जहाँ से जास्कर रिवर ओरिजिन होती है वहाँ पर इन नामों से जास्कर को जाना जाता है, डोडा, खारग्याग और श्राप।
बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल सही है, पर ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस की, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, इसमें डोडा, कारग्याग और सारप ये जो हैं ये जास्कर की अपर रीचेज में ये ही ब्रांचेज हैं, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा क्या? बी। ओके, तो जास्कर के बारे में मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जास्कर बेसिकली है क्या, आपको जस्ट सुनना है। जास्कर जो है वो इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये कश्मीर में ओरिजिन होता है, और इसका ओरिजिन जो हो रहा है इसके दो मेन ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच होती है डोडा जिसका सोर्स है पेंसिला। क्या है? डोडा का पेंसिला। ला किसको बोलते हैं? दर्रे को। ठीक है, और दूसरा जो सेकंड ब्रांच है उसके दो पार्ट हैं, एक तो है कारग्याग और दूसरी है अपनी सरप। कारग्याग और सरप ये दोनों दूसरी ब्रांचेस हैं, ये एक बनती है और ये के डोडा दो, फिर बनती है फाइनली जास्कर। ओके, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि ये जास्कर का ही अपर पार्ट है, अपर ब्रांचेज हैं। जास्कर रिवर जब नॉर्थ ईस्टर्न कोर्स में जाती है तो एक ड्रामेटिक जास्कर गॉर्ज बनाती है जो कि इंडस को ज्वाइन करने से पहले निम्मू करके एक जगह पे बनाती है। निम्मू रीजन किससे एसोसिएटेड है? ये भी जास्कर रिवर से ही है। तो बेसिकली मैं आपको एक ट्रैक बताऊं तो इंडस का ट्रैक इस तरीके से आता है और यूं जा करके यूं आती है। अब जास्कर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है, दो ब्रांचेज इधर से आती है और एक ब्रांच इधर से, ये दोनों मर्ज होकर के फिर इंडस में ये ज्वाइन करती है। ठीक है, तो एक ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये, दोनों मिलकर के एक बना देती है और ये डोडा इधर से आती है, ये ज्वाइन करके फिर यहाँ पे इंडस में ज्वाइन हो जाती है। और इंडस में जहाँ पे ज्वाइन होती है वो है निम्मू रीजन ऑफ लद्दाख, लद्दाख का निम्मू रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड अपने को ये एक दो स्टेटमेंट गिवन है, वो अपने को देखने हैं। तो आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ हाईली कंटेजियस हेमोरेजिक वायरल डिजीज़। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाली, और हेमोरेजिक मतलब ब्रेन की जो एक तरीके से नर्व्स हैं, वीन्स हैं, उनको क्या बर्स्ट करती है, वायरल डिजीज़, ऐसी वायरल डिजीज़ है। दूसरा है कि ह्यूमन जो है वो हाई रिस्क पे है इसके इन्फेक्शन से, और वो भी अगर कोविड-19 के इन्फेक्शन से भी देखा जाए तो ज़्यादा इन्फेक्टियस डिजीज़ है ये। दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, कौन सा गलत अपने को देखना है। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये हाईली इन्फेक्टियस हेमोरेजिक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से ही ये डिजीज़ फैलती है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से इन्फेक्ट करती है, और साथ में इससे ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या फट जाती हैं। ठीक है, वो इंटीरियर मतलब इंटरनल ब्लीडिंग या एक्सटर्नल ब्लीडिंग कैसे भी हो सकती है, नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये हाईली ह्यूमन जो है इससे हाई रिस्क पे नहीं होते, और वो भी देखिए आप यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड जा रहा है कि हार्मफुल मोर देन कोविड-19 से भी ज़्यादा हार्मफुल है। ऐसा होता तो कोविड-19 की बजाय ये ज़्यादा न्यूज़ में आती, पर ऐसा नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इसका हो जाएगा रॉन्ग के अकॉर्डिंग बी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है अभी फ़िलहाल असम में एक आउटब्रेक हुआ है। असम में स्वाइन्स के क्या है, इसमें सिम्टम क्या होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, स्वाइन मतलब पिग मतलब सुअर के कानों पे रेडिश सिम्टम्स आते हैं इसके, और ये इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्पीड से फैलता है। ठीक है, और हैमरेज कर देता है, ब्रेन हैमरेज कर देता है। ठीक है, इससे ह्यूमंस को लेस रिस्क है, थोड़ा कम रिस्क है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है ये। और इसका जो वायरस है वो एस्फार विरिडाई फैमिली का वायरस है। और सबसे बात अगर देखें तो इसका ट्रांसमिशन टिक भी करते हैं। क्या करते हैं? टिक। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है ऐसी कंटेंजियस वायरल डिजीज़, ठीक है, स्वाइन फ्लू का ऐसा कौन सा वायरल स्ट्रेन है जो टिक्स के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, मतलब उसका करियर टिक भी है, तो वो हो जाता है क्या? अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ओके, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब इसकी बात करें इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है ये अफ्रीका से है, सब सहारन रीजन से है, वहाँ से उठा हुआ है, फिर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन रीजन्स में भी फैला हुआ है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले इसकी न्यूज़ आ रही थी कि चाइना में भी मास किलिंग हुई थी, मास बुचरिंग हुई थी किसकी? स्वाइन्स की, इस फीवर से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि गिवन जो रीजन है उनमें से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट किस किस पे चल रहा है? गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चिन या सियाचिन? तो देखिए इसमें अपन आराम से देख सकते हैं सियाचिन के ऊपर ये हाई बैटल फील्ड है। क्या है ये? हाई बैटल फील्ड। तो यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं है बट फाइट होती है। डिस्प्यूटेड रीजन की बात करें पर्टिकुलर की तो आ जाता है, एक तो आप ऑप्शन देख के सोचिए आराम से, मैं तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने। गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, अक्साई चिन। अब अक्साई चिन के बारे में आप सोच सकते हो, अक्साई चिन है वो चाइना के पास में है, तो तीसरा आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये गया और ये गया। फिर बचते हैं 1, 2 एंड 1, 2, 4। अब सियाचिन है तो सियाचिन के ऊपर क्या है? इंडियन फोर्सेज वहाँ पे एनी टाइम, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यहाँ पर एनी टाइम तैनात रहती हैं। तो सियाचिन के ऊपर इंडिया का ऑलरेडी राज है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है। डिस्प्यूट किस पे चलता रहता है? गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके पे, अपने इंडिया के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको अगर मैप में मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ आप समझेंगे। इंडिया का मैप यहाँ पर मैं बनाता हूँ कश्मीर वाले रीजन का, तो आप देखेंगे अच्छे से ये वाला रीजन है। तो ये वाला जो रीजन है ऊपर, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। ये वाला इधर वाला रीजन है, ये है अक्साई चिन, जो चाइना ने 1962 बैटल के अंदर ग्रैब कर लिया। और ये वाला जो नीचे वाला रीजन है, ये है पीओके, और ये है अपना जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला रीजन। अब लद्दाख भी क्या हो गया, एक यूनियन टेरिटरी होगी। तो इसको मैं अगर बताऊँ आपको थोड़ा और नीटली तो आप समझ पाएंगे कि लद्दाख वाला जो रीजन है वो इस तरीके से पूरा स्प्रेड हो गया। ये लद्दाख वाला रीजन है और ये आ गया कौन सा? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है, ये लद्दाख वाले रीजन के अंदर ही कंसीडर करते हैं अपन। गिलगिट बाल्टिस्तान जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा रीजन लद्दाख, ठीक है। और ये वाला जो पीओके और अपना जम्मू कश्मीर है उसको अपन कंसिडर करते हैं किसमें? ये अपन कंसिडर करते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इस तरीके से दो यूटीज़ में, और इस वाले पार्ट को जो अक्साई चिन है उसको भी अपन किस में दिखाते हैं? लद्दाख वाले। तो लद्दाख जो है वो ज़्यादा बड़ा रीजन है बजाय कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट अबाउट लामाज? लामाज के बारे में अपने को सही स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देखिए आप इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, दीज आर एनिमल्स ऑफ कैमल फैमिली इन सहारन रीजन। सहारन रीजन में एक कैमल फैमिली मिलती है, उसी का एक ये वेरिएंट है, ये कह सकते हैं अपन। दूसरा, रिसेंटली एंटीबॉडीज फ्रॉम द लामाज हैव बीन यूज्ड टू डेवलप ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के ट्रीटमेंट को डेवलप करने के लिए लामाज की जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको यूज़ किया गया है रिसेंटली, पोटेंशियल ट्रीटमेंट बनाने के लिए, कि हाँ इससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी आप कंसिडर कीजिए। तीसरा, दीज आर डियर्स, ये एक डियर की प्रजाति है, मेनली फाउंड इन लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन में पाई जाती है। तीसरा, ये लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है वहाँ पर एक फेमस एनिमल है। तो आप सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है। न्यूज़ में था ये पिछले 2 दिन के अंदर अंदर। इसका देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ तक सही है, ये सहारन रीजन में नहीं, ये साउथ अमेरिकन रीजन है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। तीसरा स्टेटमेंट देखो, ये डियर नहीं, ये कैमल फैमिली से है, तो तीसरा भी गलत। फिर अपन मैंने बताया साउथ अमेरिका बोल दी तो मणिपुर यहाँ पे है, तो लोकटक लेक और मणिपुर ये भी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली बचा के आंसर अपना बी, रिसेंटली लामाज से एंटीबॉडीज़ ली गई है और उनका यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए, पोटेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अब मैं लामाज के बारे में अगर आपको बताऊं तो लामाज बेसिकली मैमल्स हैं, कैमल फैमिली के, साउथ अमेरिका में ये पाए जाते हैं। बेनिफिट क्या है इसके, ये डोमेस्टिक बीस्ट ऑफ बर्डन, जैसे अपने कैमल को यूज़ करते हैं जिसमें अपन कोई भी सामान लादा दूसरी जगह लेके चले गए तो उसमें काम आते हैं। और ये सोर्स ऑफ वूल हैं, मतलब इनसे ऊन भी आती है, वूल भी आती है और साथ में मीट भी इनका कंज्यूम किया जाता है साउथ अमेरिकन्स के द्वारा। और इसका IUCN स्टेटस जो है वो है लीस्ट कंसर्न्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, रिसेंटली न्यूज़ में थी कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ये कौन डेवलप करता है? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड, क्या ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा करी गई है, या IFPRI के द्वारा, या इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं? सोच के बताइए इसका आंसर क्या है।
इसका आंसर है ए, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस किसकी है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि 2019 में 135 मिलियन पीपल ऐसे थे ऑल ओवर वर्ल्ड। 135 मिलियन पीपल, 135 मिलियन पीपल वो थे फूड क्राइसिस के अंडर में, जो कि 2018 के कंपैरिजन में ज़्यादा थे। 2018 में 113 मिलियन पीपल थे जो हंगर को फेस कर रहे थे। 2019 में कितना हो गया? 135 मिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से कितना 22 मिलियन पीपल ऐड ऑन हो गए। ये चीज़ इस रिपोर्ट में बताई गई है। और इसमें बताया गया है कि 75 मिलियन स्टंटेड चिल्ड्रन ऑल ओवर वर्ल्ड है। स्टंटेड का मतलब क्या होता है? कि एज के अकॉर्डिंग हाइट ना बढ़ना। एज के अकॉर्डिंग हाइट ना बढ़ना वो होती है स्टंटिंग। स्टंटिंग से शिकार कितनों का है? 75 मिलियन चिल्ड्रंस का। और कंट्रीज ऑल ओवर देखें तो फूड क्राइसिस फेस कर रहे हैं 55 नंबरिंग में, अगर अपन देखें तो 55। ठीक है, और मेन जो रीज़न रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी, डिजास्टर्स आए हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे ड्रॉट हो, किसी भी वजह से। और कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन जैसे मिडिल ईस्ट का मतलब अपने वेस्ट एशिया वाले रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? 6 कंट्रीज़ के नेम है, आप देखिए। इजिप्ट, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, एरिट्रिया, सूडान। इनमें से कौन कौन से हैं आप देखिए। तो मैं आपको थोड़ा मैप बताऊं तो आप समझ पाएंगे। अफ्रीका का जब आप मैप देखते हो तो इस तरीके से अपन मैप बनाते हैं या फिर देखते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। तो यहाँ पे आप आउटर वाला जो पोर्शन देखोगे तो ये है सोमालिया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री आता है, वो आता है जिबूती। और जिबूती से थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहाँ आ जाएगा एरिट्रिया। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है ये है इथियोपिया। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। इजिप्ट का नाम लिया अपन ने, नहीं, इजिप्ट नहीं है, तो पहला एलिमिनेट करो। ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो ए और भी तो एलिमिनेट हो गए। फिर देखते हैं अपन, सोमालिया का नाम लिया, बिल्कुल ये रहा। इथियोपिया, जिबूती, एरिट्रिया, तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 कहाँ पे आ रहे हैं? ये वाला डी आंसर हो जाएगा इसका। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान से याद रखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये स्टेटमेंट जो डायरेक्टिव वर्ड्स है ना, ये आप प्लीज़ अच्छे से देखें क्वेश्चन के अंदर, तब अपन अच्छे से, कई बार तो अप्रोच करने में जल्दबाजी करते हैं तो करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यूपीएससी और आरपीएससी एक जो एग्ज़ाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो यूँ खेलती हैं स्टूडेंट्स के साथ में। तो अपने को एक गेम नहीं बनना है कि जो खेल पाए। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है अपने को सारस कलेक्शन से रिलेटेड। 4 स्टेटमेंट है, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है, ये रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको एक्सेस प्रोवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बायर्स को। मतलब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो कहाँ से सामान खरीदते हैं, उन सामानों को बेचने वाले जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको एक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सेस प्रोवाइड करने का तरीका है, क्या ऐसा है? दूसरा है, क्या ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का है? दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा है कि इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये लिस्ट कर सकते हैं 5 कैटेगरीज को, इसमें 5 कैटेगरीज को लिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, जो उनके अपने घरों में बैठ करके स्मॉल जो माइक्रो एंटरप्राइज हैं जिसके अंदर 4-5 आदमी घर बैठ करके काम करते हैं, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट, उनके 5 कैटेगरीज होंगी। जो लास्ट स्टेटमेंट है कि सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। तो आपने को ढूंढना क्या है? इनकरेक्ट। आप देखिए ध्यान से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें ये देखिए सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत है। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अब यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब बात आ रही है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप
कौन सी स्कीम के अंडर में आते हैं? वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, NRLM के अंडर में है ये, ठीक है। और इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट से क्लियर है, ये सही स्टेटमेंट था, दूसरा गलत था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज के अंडर में है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 5 कैटेगरीज में आप उनको अपने प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हो। वो 5 कैटेगरीज कौन सी है? हैंडीक्राफ्ट, हैंडीलूम एंड टेक्सटाइल्स सॉरी, ऑफिस एक्सेसरीज, ग्रोसरी एंड पेंट्री, पर्सनल केयर एंड हाइजीन, ये 5 कैटेगरीज डिवाइडेड हो रही हैं। ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का कौन कौन से तरीके हैं? तो 4 हैं, इनमें से अपने को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। इंटरेस्ट रेसिप्ट, मतलब गवर्नमेंट जो लोन देती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, क्या वो है? डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, PSU PSCs, इनके अंदर गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है गवर्नमेंट को, वो। पेट्रोलियम लाइसेंसेज, कोई भी नया काम करना चाह रहे हो, कोई नई इंडस्ट्री है, उसका लाइसेंस आपने दे रखा है तो आप रॉयल्टी के फॉर्म में ले रहे हो। 4 पावर सप्लाई फ़ी, सोच के बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है D, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, क्योंकि इसके अंदर जो सारे स्टेटमेंट है वो सारे के सारे कैसे हैं? वो सारे के सारे ही नॉन टैक्स रेवेन्यू के हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूँ कि नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू इज़ द रिकरिंग इनकम। अब टैक्स में तो क्या है, एक बार एक काम हुआ, उसमें आपने एक बार टैक्स अप्लाई कर दिया तो वो आपके पास आ गया। पर ये जो है, आपने एक बार लोन अगर दे रखा है तो लोन जब तक आपका रीपेमेंट नहीं होता, आपके पास दोबारा वो पैसे नहीं आ जाते डेटर से, तो तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो रिकरिंग है कि नहीं? ऐसे ही आपके शेयर्स हैं तो वहाँ से डिविडेंड हर साल मिलता रहेगा। पेट्रोलियम लाइसेंस आपने किसी को दे रखा है तो वहाँ से रॉयल्टी आपको मिलती रहेगी जब तक वो लाइसेंस एक्टिवेटेड है तब तक। तो रिकरिंग इनकम है। ऐसे ही पावर सप्लाई फ़ी आप लेते हो तो हर मंथली अपन पेमेंट देते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से क्या है, ये सारे के सारे रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब रिपीटेडली गवर्नमेंट को पैसा आता रहता है इनसे, और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स नहीं है, ये फीस है, ये चार्जेस हैं। ओके, इंटरेस्ट अपने को पता है कि कोई भी लोन अगर गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो स्टेट्स को दे रही हो चाहे PSUs को दे रही हो, तो उन लोन के ऊपर गवर्नमेंट को आने वाला इंटरेस्ट। नंबर 2, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। PSEs के अंदर गवर्नमेंट का कोई शेयर है तो वहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ मिले, और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी कुछ सरप्लस जो गवर्नमेंट के शेयर के बेसिस पे मिलता है वो। तीसरा है पेट्रोलियम लाइसेंस, जिसमें रॉयल्टी के बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि हाँ अभी कोई नया एक्सप्लोरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, नेल्प और हेल्प के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप पेट्रोलियम एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हो, तो पेट्रोलियम एक्सप्लॉइटेशन जहाँ पे करोगे तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जब तक आपके हाथ में लाइसेंस है तब तक आपको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उसका रॉयल्टी चार्ज उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं जिनके ऊपर प्राइवेट ऑनरशिप नहीं है उन सभी के ऊपर गवर्नमेंट का ही हक होता है। ऐसे ही पावर सप्लाई को हो जाता है, ऐसे ही कम्युनिकेशन सर्विसेज हो रही हैं उनके ऊपर अपने को गवर्नमेंट को जो चार्जेस मिलते हैं, ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग फीस जो मिलती है, जैसे D2H ऑपरेटर, TV सर्विस, FM रेडियो सर्विस जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, अब रेडियो मिर्ची है वो लगातार ही चलता है, अब लगातार चल रहा है तो उसको चार्जेस देने पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही रोड ब्रिज अपन देते हैं, टोल टैक्स पे टोल बूथ देते रहते हैं, टोल टैक्स देते हैं, या फिर जो भी अपन रोड यूज़ करते हैं या ब्रिज यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो फीस देनी पड़ती है वो भी तो एक तरीके की नॉन टैक्स थोड़े ना है, वो तो चार्जेस ले रहे हैं कि आप यूज़ कर रहे हो, आपको देना पड़ेगा। टैक्स क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो और उसका एक बार सिंगल टाइम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़े कि हाँ इसके रेट के अकॉर्डिंग, इसके वेटेज के अकॉर्डिंग आप टैक्स दे रहे हो। और एग्जामिनेशन फ़ी जैसे UPSC RPSC और ये एग्ज़ाम कराते हैं तो ये फीस जो जा रही है वो भी तो नॉन टैक्स रेवेन्यू ही है। फ़ी फॉर पुलिस सर्विसेज, पुलिस जो दे रही है सर्विसेज उनके लिए भी अपन देते हैं। सेल ऑफ स्टेशनरी गैजेट्स, अब गवर्नमेंट कोई भी स्टेशनरी गैजेट को सेल आउट करती है, खुद की प्रिंटिंग करवा रही है, जो भी गैजेट्स हैं, ठीक है, पब्लिकेशन है गवर्नमेंट के, जैसे UPSC का कल परसों नोटिफिकेशन आया तो UPSC ने वो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया है तो उससे भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ ही रही है तो वो भी उसी में जाएगी। ऐसे ही फ़ी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो दे रहे हैं उनकी भी, और रिसिप्ट रिलेटिंग टू डिफेंस सर्विसेज के लिए भी अपन कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं, जैसे कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर अपन फ़ी पे करते हैं। ओके, तो इस तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में अपन ने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूनियन बजट 2020-21 2020-21 अभी जो रिसेंटली बजट आया है उसके रेफरेंस में अपने को देखना है 3 स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। पहला स्टेटमेंट है द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट जो है 2020-21 के लिए वो 3.5% ऑफ जीडीपी रखी गई है। एस्टिमेटेड रिवेन्यू डेफिसिट है वो 2.7% ऑफ जीडीपी बताई गई है, एस्टिमेट है। और एस्टिमेटेड प्राइमरी डेफिसिट जो है 0.4% ऑफ जीडीपी है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, बताइए। इसका सही आंसर है सी, ये सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। अब इनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में आप सुनिए कि होते क्या हैं। जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट 2003 आया था तो उसमें कुछ टारगेट्स रखे गए थे। उन टारगेट्स के ही ओरिएंटेशन में कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं, जिसमें ये था कि आप फिस्कल डेफिसिट को 3% और उससे नीचे लेके आओगे और रेवेन्यू डेफिसिट को आप 0% तक लेके आओगे। ठीक है, अब ये डेफिसिट क्या होते हैं और रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास में क्या तो रिसिप्ट आ रही है, अब रिसिप्ट में चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, इन दोनों में ये तो गई रिसिप्ट, ऐसे ही एक्सपेंडिचर होता है चाहे रेवेन्यू हो चाहे फिर कैपिटल हो। अगर एक्सपेंडिचर आपका ओवरऑल रेवेन्यू से ज़्यादा हो रहा है तो आप डेफिसिट में चले जाओगे, और जब डेफिसिट ही इस तरीके का डेफिसिट हो रहा है ओवरऑल तो उसको बोल देते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आप समझें कि रेवेन्यू आ रही है और रेवेन्यू का खर्चा भी हो रहा है तो ये तो आना जाना गवर्नमेंट के खुद के हाथ में है। कैपिटल आ रही है और कैपिटल जा रही है इनके अभी बाद में, तो इस तरीके से रेवेन्यू आ रही है रेवेन्यू जा रही है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज फिक्स हैं। जो इनकम हो रही है चाहे वो टैक्स हो चाहे नॉन टैक्स हो, पर जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है वो कैपिटल के लिए आप एक्सेस में जो कैपिटल कहीं ना कहीं से रिसिप्ट कर रहे हो, ले रहे हो, इसका मतलब बोरोइंग्स के ऊपर आप यहाँ पे ध्यान दोगे। किस पे ध्यान दे रहे हो, उधार लेने पे। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेटर ऑफ बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, जिससे कि वो अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर सके, खर्चे को फाइनेंस कर सके। और एस्टिमेट क्या है फिस्कल डेफिसिट का, बजट के अकॉर्डिंग 2020-21 के लिए 3.5%। ऐसे ही रेवेन्यू डेफिसिट को अगर अपन समझें तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितनी आ रही है, वो रिसिप्ट, और उसमें से एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है, रेवेन्यू की टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं केवल। ठीक है, तो उसमें से जो डिफरेंस आ रहा है तो देखा जाए तो एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर क्या आ जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट है। और रेवेन्यू डेफिसिट जो है 2020-21 बजट के लिए 2.7% ऑफ जीडीपी एस्टिमेटेड है। ऐसे ही प्राइमरी डेफिसिट की अगर अपन बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो आपने अभी कैलकुलेट किया था उसमें से गवर्नमेंट ने कहीं से जो भी बोरोइंग्स ले रखी है, लोन ले रखे हैं, उनमें से आप उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर दो तो आपकी आ जाएगी प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्राइमरी डेफिसिट का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट का कितना है, एस्टिमेशन का 2020-21 बजट के अकॉर्डिंग 0.4% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि यूनियन बजट 2020-21 के अकॉर्डिंग अपन गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसोर्सेज की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आई है, बिगेस्ट रेवेन्यू इनकम कहाँ से हुई है, ये चीज़ अपने को बतानी है। बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटी, कॉरपोरेट टैक्स, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर है ए, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़्यादा एक तरीके से रेवेन्यू मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट के बाद कॉरपोरेट टैक्स है, फिर जीएसटी एंड अदर टैक्सेस है। ठीक है, इसी तरीके से खर्चा जो हुआ है, खर्चे के अंदर स्टेट्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से खर्चे वाला फैक्टर है गवर्नमेंट के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कैंपेन शुरू किया गया है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है बताइए। ये जो अपने सामने 4 है, नीति आयोग है, पीएम स्टायक है, स्टैटिस्टिकल ये जो एडवाइजरी कमेटी होती है वो प्रधानमंत्री को जो एडवाइज करती है वो, या फिर ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया BPPI है, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन चारों में से कौन सा है, सोच के बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है सी, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ
कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, ये कैंपेन है जो लॉन्च तो किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने। अब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में, ये ध्यान रखना आपने को, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर में। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने शुरू किया है प्रधानमंत्री आपकी ये जन औषधि परियोजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे मासेज को आप अफोर्डेबल और बढ़िया क्वालिटी की मेडिसिन्स अवेलेबल करा सको, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है? ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, BPPI, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। ओके, ये किसके अंडर में काम करती है? वही डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉस्ट एट होम रिपोर्ट रिलीज्ड बाय, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कि लॉस्ट एट होम रिपोर्ट ये किसने रिलीज की है? यूनेस्को ने की है, यूनिसेफ ने की है, वॉक फ्री फाउंडेशन ने की है, नीति आयोग ने की है। तो इसका आंसर अपने को ढूंढना है, क्या है? सोच के बताइए। इसका आंसर है यूनिसेफ, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। इसमें क्या है, जितने भी डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट की वजह चाहे वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, नेचुरल डिजास्टर हो, फैमीन हो, किसी भी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, माइग्रेशन करना पड़ा हो, ठीक है, तो वो इस रिपोर्ट में डिक्लेयर किया है लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। ये किसने किया? यूनिसेफ। तो इस तरीके से आज के अपने इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप हमें ईमेल कर सकते हो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सब्सक्राइब करो और प्रमोट करो चैनल को। थैंक यू।